स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करेंगे, समाजवादी राज्य। इससे पहली वाली क्लास में हमने पूंजीवादी राज्य के बारे में समझा था कि पूंजीवादी राज्य क्या होता है और अलग-अलग विचारकों के क्या मत हैं पूंजीवादी राज्य को लेके। तो आज हम समझेंगे समाजवादी राज्य क्या होता है। जब भी हम समाजवादी राज्य समझेंगे तो इसके अंतर्गत हम समाजवाद के बारे में जो विभिन्न विचारक हैं हम उनको एक-एक करके सबको करेंगे, ठीक है ना? चाहे वो फेबियनवाद है, चाहे वो स्वप्नलोकी समाजवाद है, चाहे वो श्रम संघवाद है, चाहे वो गिल्ड समाजवाद है, तो इस तरह के जितने भी हम सबको एक-एक करके करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप सब लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो, ठीक है, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम करना चाहते हैं, पीजीटी निकालना चाहते हैं, ठीक है ना? और आपका इस तरह के जो भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, तो वो सब लोग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपका निःशुल्क, ठीक है ना? निःशुल्क इन सब चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है, चाहे नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी, ये सब यहाँ पे निःशुल्क होता है, ठीक है ना? तो आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे आपको लेक्चर मिलता है, नोट्स मिलते हैं और एमसीक्यू, पीवाईक्यू, ये सब आपको निःशुल्क मिलता है, ठीक है ना? इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप आप लोग जितना लाइक शेयर करते हैं मैं उतना ज़्यादा प्रेरित होता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है ना? मैं समझता हूँ कि जो भी नेट सेट और पीजीटी की तैयारी करवाते हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं इस दौर से गुजरा हूँ और इसीलिए मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूँ, कोई चार्जेस नहीं रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। अब जो गांव के पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वो भी नेट सेट पीजीटी जैसे एग्ज़ाम वो भी क्लियर करें, ठीक है ना? तो इसी को उद्देश्य में रखते हुए मैंने ये चैनल बनाया है और अभी कुछ समय बाद हो सकता है पीजीटी के लिए मैं एक अलग चैनल बना दूँ, ठीक है ना? पीजीटी के लिए अलग होगा और नेट, सेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना? प्रोफेसर और पीजीटी, टीजीटी इनके लिए अलग होगा, ठीक है ना? और ये अलग होगा। तो 2 चैनल हो जाएँगे तो तैयारी करने में आसानी होगी आप लोगों को। तो ये प्लान है। ख़ैर अभी आप लोग इस पे फ़ोकस कीजिए समाजवादी राज्य क्या है और इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम समाजवाद को समझ लेते हैं कि समाजवाद क्या है भई? समाजवाद व्यक्तिवाद का विपरीत है, ठीक है ना? जहाँ व्यक्ति इंडिविजुअल की बात करता है, समाज किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं करता है, ये पूरे एक समाज की बात करता है, ठीक है ना? एक व्यक्ति का विपरीत है ये। जहाँ व्यक्तिवाद में, पूंजीवाद में और आपका क्या होता है कि पूंजीवाद में व्यक्ति को एक अकेली इकाई मान लिया जाता है। उदारवाद में व्यक्ति को एक अकेली इकाई मान लिया जाता है और माना जाता है कि व्यक्ति विवेकी है, समझदार है, वो अपना अच्छा भला-बुरा खुद समझ सकता है। ठीक है ना? तो वो क्या कहता है, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर जोर देता है कि भई सबको हर एक व्यक्ति विवेकी है, समझदार है, उसको स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपना भला खुद कर सकता है। लेकिन समाजवाद ऐसा नहीं मानता है, ठीक है? समाजवाद ऐसा बिल्कुल नहीं मानता है। वो सबकी बात करता है, वो सबके उत्थान की बात करता है। किसी एक पर्टिकुलर के इंडिविजुअल पे वो बल नहीं देता है। अब समाजवाद स्वतंत्रता की जगह समानता को महत्व देता है, ठीक है ना? वो सबको पूरे समाज के अंदर समानता लाना चाहता है, ठीक है? समाजवाद क्या मानता है कि भाई कार्ल मार्क्स जो है, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आपको कार्ल मार्क्स समझना पड़ेगा, जो वेस्टर्न थिंकर वाले उसमें है मेरे पास। तो क्या होता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि 2 वर्ग हो गए हैं भाई, एक तो पूंजीपति वर्ग
और दूसरा हो गया आपका शोषित वर्ग, मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्गों का संसाधनों पे क्या है, कब्जा है। इन कौन से संसाधनों पे, उत्पादन के साधनों पर इसका कब्जा है। और मजदूर वर्ग जो है, ये जो है पूंजीपति इन संसाधनों के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि इन पे कब्जा है तो मजदूरों का क्या करते हैं, वो शोषण करते हैं। और इस तरह से क्या हो गया कि पूंजीपति तो मजदूर होते और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो और ज्यादा संसाधन इकट्ठा हो जा रहा है, मजदूर गरीब होते जा रहा है, ठीक है ना। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ये कहते हैं कि भाई दो वर्ग हो गए हैं, दो वर्ग, ठीक है, दो वर्ग हो गए, जिसमें से एक मजदूर वर्ग होता है और एक पूंजीपति वर्ग होता है। ये कौन कहता है, ये समाजवाद के अंदर चलता है। तो समाजवाद क्या कह रहा है, समाजवाद कह रहा है ये जो दोनों वर्ग हैं, ठीक है ना, ये उच्च वर्ग हो गया एक, ये हो गया निम्न वर्ग, ठीक है ना, ये आर्थिक रूप से है, ठीक है, सामाजिक तौर पे नहीं वर्णन करता है वो। तो कहता है इन दोनों को बराबर में लेके आना है, इन दोनों को बराबर में लेके आना, ये ऊपर है ये नीचे है, अब क्या है, उच्च भी नहीं, उच्च भी बराबर आ गया और निम्न भी बराबर आ गया। तो क्या करना चाहता है, ये समानता लेके आना चाहता है। और आपका पूंजीवाद क्या करता है, पूंजीवाद, पूंजीवाद जो होता है वो स्वतंत्रता का समर्थक है, ठीक है ना। वो कहता है भैया व्यक्ति इंडिविजुअल समझदार है, विवेकी है, अपना अच्छा भरा बुरा समझ सकता है। आप क्या कर दो कि आप प्रतिस्पर्धा करवा दो, स्पर्धा करवा दो, जो योग्य होगा वो आगे जाएगा, जो योग्य नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। लेकिन ये इस पे बल नहीं देते हैं, ये समानता की बात करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, समाज में समानता लाना चाहते हैं। समाजवाद समाज संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व पर बल देता है, मतलब सामुदायिक स्वामित्व होगा यहाँ पे, इंडिविजुअल का महत्व नहीं होगा। जैसे कि पूंजीवाद में इंडिविजुअल को बल दिया जाता है, पूंजीवादी प्रणाली के अंदर पूंजीवाद में क्या होता है कि निजी स्वामित्व पर बल दिया जाता है, ठीक है ना, निजी संपत्ति होती है, इसके अंदर सामुदायिक संपत्ति होती है। समाजवाद राज्य की भूमिका पर बल देता है, जबकि पूंजीवाद राज्य की भूमिका का विरोध करता है। अब ये पूंजीवाद क्या कहता है कि राज्य का काम क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम होना चाहिए। और समाजवाद क्या करता है कि राज्य का कार्य ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। इसको पुनर्वितरण का कार्य, संसाधनों के आवंटन का कार्य, ये अपने हाथ में ले लेना चाहिए। समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी सिद्धांत है, ठीक है ना, पूंजीवाद के विरोध में आया, पहले पूंजीवाद आया फिर उसके बाद समाजवाद आया। समाजवाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता के तात्विक पक्ष पर बल देता है, ठीक है ना। तो ये समाजवाद कहता है तात्विक पक्ष पर बल देता है, लक्ष्य पर ध्यान देता है ये, ठीक है ना, लक्ष्य पे ध्यान देता है। और जो पूंजीवाद है वो प्रक्रिया पे ध्यान देता है, प्रक्रिया पे, ठीक है ना, कि हमने एक प्रक्रिया बना दी, अब इस प्रक्रिया एक प्रतिस्पर्धा करवा दी हमने, प्रक्रिया से तात्पर्य प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा बना दिया हमने, नियम लागू कर दिए, अब कोई आगे आए कोई पीछे रह जाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाजवाद जो है वो प्रक्रिया के साथ साथ क्या बोलते हैं, लक्ष्य पे भी ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए ये तात्विक पक्ष पर बल देता है। समाजवाद आर्थिक सामाजिक अधिकारों को महत्व देता है और पूंजीवाद नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को के महत्व को स्वीकार करता है। समाजवाद समाज में गरीबी, ठीक है, भुखमरी, बेरोजगारी इत्यादि चीजों को समाप्त करना चाहता है और क्या लाना चाहता है, समानता, ठीक है, और राजनीति की बजाय आर्थिक समानता को ये ज्यादा महत्व देता है। पूंजीवाद क्या कहता है, सबको मत का अधिकार दे दो, सबको चुनाव लड़ने का जीतने का अधिकार दे दो, इस तरह के अधिकारों की बात करता है। समाजवाद क्या कहता है, नहीं भैया सबको रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो आर्थिक जगत में ये कुछ टर्म्स है, आप इनको समझ लो, इससे समझ में आसानी होगी। लेकिन आप और अच्छे से समझना चाहते हो समाजवाद को तो आपको कार्ल मार्क्स पढ़ना चाहिए, कार्ल मार्क्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ये यहीं से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अब समाजवाद के प्रकार कौन कौन से हैं, तो समाजवाद के भैया देखो दो प्रकार हैं, एक तो समाजवाद है, एक वैज्ञानिक समाजवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद किसका है, वो है आपका कार्ल मार्क्स हो गए, और कार्ल मार्क्स के सहयोगी हो गए, एंजल्स हो गए, ठीक है, लेनिन आ गए, माओ आ गए, तो ये सारे स्टालिन ये सब इसमें आ जाते हैं। और समाजवाद के कई सारे प्रकार हैं, एक स्वप्न लोकीय समाजवाद है, ठीक है ना, रॉबर्ट ओवेन वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, चार्ल्स फूरियस वगैरह आ जाते हैं। विकासवादी समाजवाद है, फैबियन समाजवाद है, श्रम संघवाद है, गिल्ड समाजवाद और यूरो समाजवाद, ये सारे समाजवाद के रूप हैं। तो हम इसको आज इन सबको हम अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा राइट हो जाए, ठीक है ना, सही हो जाए। तो आज हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वप्न लोकीय समाजवाद अर्थात यूटोपियन सोशलिज्म,
ये इसको इसलिए स्वप्न लोकी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बातें थी, इनकी जो सोचने समझने का तरीका था ना, वो एक प्रकार से यूटोपियन था, ठीक है ना। ऐसी बातें थी जो सपनों में तो साकार हो सकती हैं, शायद धरातल पे उन्हें साकार करना बड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से इनको स्वप्न लोकीय समाजवाद कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि जो मेरे से पहले के जो समाजवादी हैं, उन्होंने ये तो कोशिश, उन्होंने मतलब ये तो वर्णन किया कि समाज को बदला जाना चाहिए, लेकिन इस पे कैसे बदला जाए, ऐसा कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। कोई सैद्धांतिक कोई इस तरह का निर्माण नहीं किया। तो कार्ल मार्क्स जो है वो अपने आप को ज्यादा वैज्ञानिक कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरा जो समाजवाद है वो ज्यादा वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब ऐसा कैसे बदला जाए इस पर भी काम किया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कल्पना कर दी कि हाँ भाई बदला जाना चाहिए, नहीं, उन्होंने व्यवहार पे भी उसकी कोशिश की, ठीक है ना। कुछ सिद्धांत बनाए, व्यवस्थित सिद्धांत बनाए, इसलिए वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद अपने से पहले सभी समाजवादी को स्वप्न लोकीय समाजवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन 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 स्वप्न लोकीय समाजवादी है या स्वप्न लोकीय समाजवादी नहीं है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। मार्क्सवाद ने कहा कि सभी समाजवादी केवल समाजवाद बदला जाए का वर्णन किया है, कैसे बदला जाए इस पर कोई विचार नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखना। इस संदर्भ में वेपर का कथन है, वेपर का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की, पर गुलाब के पौधे के लिए कोई जमीन तैयार नहीं की। मतलब आपने कल्पना तो की, लेकिन उस कल्पना को व्यवहार के तौर पे लागू करने के लिए जो आवश्यकता थी वो वाला कार्य आपने नहीं किया। तो यही कहते हैं कि वेपर कहते हैं कि समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना की, पर उसके लिए जमीन तैयार नहीं की, क्योंकि अगर आपको सुंदर गुलाब खिलाने हैं तो आपको जमीन तैयार करनी पड़ेगी, वहां पे उस पौधे को लगाना पड़ेगा, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, उसको आपको फर्टिलाइजर वगैरह देना पड़ेगा, तभी तो वो बहुत अच्छे सुंदर गुलाब खिलेंगे। आप कल्पना करने से तो नहीं खिलेगा। अब स्वप्नलोकी समाजवाद सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियस और रॉबर्ट ओवेन है। और इसमें से रॉबर्ट ओवेन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रॉबर्ट ओवेन जो है प्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि भाई सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये पीजीटी के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आने के चांस है इसके पूरे। रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पीजीटी के लिए। रॉबर्ट ओवन ने सहकारिता आंदोलन का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ओवन ने यूएसए के न्यू मेनार्क शहर में, कहीं लंकाशायर कहते हैं, कहीं कहीं मेनार्क कहता है, तो यहाँ से कोई ये नहीं पूछने वाला कि उसने कहाँ पे बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। एक समाजवाद पर आधारित न्यू हार्मनी, नवीन सामंजस्य से बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया। तो इन्होंने कोशिश की कि भाई ऐसी ऐसी समाजवाद पर आधारित एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र या फिर एक शहर बसाया जाए जो समाजवाद के आधार पे हो, जहाँ पे क्या हो तो स्वामित्व जो हो, सामुदायिक स्वामित्व हो, मित्र, और सब लोग मिलजुल कर कार्य करें। ऐसा इन्होंने प्रयास किया रॉबर्ट ओवन ने, लेकिन वो उनको वहां असफलता मिली, वो चल नहीं पाया, ठीक है ना। तो ये स्वप्न लोकीय समाजवाद थे। अब दूसरे हैं संशोधनवादी या विकासवादी समाजवाद, ठीक है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके जो समर्थक हैं स्टुअर्ट बर्नस्टाइन है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, आपसे मिलान करने में ये क्वेश्चन आएंगे कि भाई इधर एक तरफ नाम लिखे होंगे, दूसरी तरफ ये लिखे होंगे आपके कौन कौन से समाजवाद हैं, तो आपको मिलान करना होगा, तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये संशोधनवादी क्यों, संशोधनवादी जैसे नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगर जैसे अब ये चीज है, आप एमए कर आप आपने एमए किया है, तो आप अगर विकास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा या पीजीटी करनी पड़ेगी, पीजीटी करना पड़ेगा या पीएचडी, तभी तो होगा आप लोगों का विकास, है ना। एमए से नेट करोगे, फिर नेट से फिर पीजीटी, फिर पीएचडी, तो आपका क्या हो गया, विकास हो गया, ठीक है ना, विकास हो गया। या फिर इसके अंदर संशोधन करोगे, ठीक है यार एमए कर लिया, अब इसमें कुछ और जोड़ दोगे, तो एमए में आपने नेट जोड़ दिया, पीजीटी जोड़ दी और पीएचडी जोड़ दी, ठीक है ना, पीएचडी जोड़ दी, तो आपने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो जैसा नाम से ही लगता है संशोधन या विकासवादी, तो इन्होंने कुछ संशोधन किए हैं इसके अंतर्गत बर्नस्टाइन ने। वो है 3 बुनियादी मान्यताएं हैं। कि भाई मान्यता ये है कि भाई कार्ल मार्क्स जो होता है, वो तो कार्ल मार्क्स तो सबके गुरु ही हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई जैसे जैसे क्या होगा कि आने वाले समय में वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, और वर्ग संघर्ष जब बढ़ेगा तो मजदूरों की हालत बिगड़ेगी, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भाई पूंजीवादी प्रणाली के अंदर क्या होता है कि उत्पादन के
साधनों पे पूंजीपति का आधिपत्य होता है, और पूंजीपति क्या करता है, मजदूरों का शोषण करता है, उससे अधिक कार्य करवाता है और कम उसका मूल्य देता है। इससे क्या होता है, मजदूरों की हालत बिगड़ती चली जाती है, और मजदूरों के अंदर बाद में चेतना आती है कि भाई हमारा तो क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, और मजदूर क्या कर देते हैं, संघर्ष करना चालू कर देते हैं। तो दोनों वर्गों के बीच में क्या होगा, संघर्ष हो जाता है, इसी को ये वर्ग संघर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इनका मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, संघर्ष चालू हो जाता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि बर्नस्टाइन कह रहा है कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है कि मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में, मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में संघर्ष कम हो गया है ना, संघर्ष कम होते जा रहा है, ठीक है। दूसरा वो कहता है जब ये संघर्ष कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि इनकी हालत भी ठीक हो रही है, मजदूरों की स्थिति में सुधार आ रहा है, ठीक है ना, स्थिति में सुधार आ रहा है, ठीक है। तो ये बात कहते हैं कि नहीं भाई गुरुजी आपने जो बात कही थी कि वर्ग संघर्ष बढ़ेगा और मजदूरों की हालत बिगड़ेगी, ऐसा नहीं है, मजदूरों की हालत में सुधार आ रहा है और अब वर्ग संघर्ष नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात। दूसरा मार्क्स कहते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा कि मध्यम वर्ग समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, वो आके क्या करेगा, सर्वहारा वर्ग में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तीन वर्ग वो बताते हैं हम, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक तो पूंजीपति वर्ग हो गया, एक मध्यम वर्ग है, और एक क्या है आपका शोषित वर्ग। तो ये मध्यम वर्ग जो है ये आके शोषित वर्ग में मिल जाएगा, और ये दोनों मिलके पूंजीपति के खिलाफ क्या कर देंगे, क्रांति कर देंगे, ठीक है ना। तो ये है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, मध्यम वर्ग का आकार कम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये तो उल्टा क्या हो रहा है कि इसका मध्यम आकार में विस्तृत होते जा रहा है, ठीक है ना, ये मध्यम आकार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखोगे ना, ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि एक तरफ तो पूंजीपति है, ये है आपका ये मजदूर लगा लो, मजदूर, ठीक है ना, गरीब, और ये क्या है, मध्यम। अब यहां से अगर पूंजीपति जरा सा भी नीचे आएगा तो कहाँ घुस जाएगा, मध्यम वर्ग में आके चला जाएगा, ठीक है। और मजदूर जो है वो थोड़ा सा भी अगर प्रोग्रेस करेगा तो वो भी मध्यम वर्ग में चला जाएगा। तो मध्यम वर्ग जो है वो क्या है, वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये वो हर हालत में बढ़ रहा है। खास तौर पे इधर से मजदूर जो होते हैं शिक्षित हो रहे हैं, उनके अंदर चेतना आ रही है, वो अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो वो अपना विकास अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये यही कहते हैं कि मार्क्स कहता है कि भाई मध्यम वर्ग का आकार समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये आपका बर्नस्टाइन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, मध्यम आकार का न तो कम हुआ है न समाप्त हुआ है, अपितु ये तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरा इन्होंने संशोधन कर दिया। मार्क्स ने कहा कि उद्योगों का केंद्रीयकरण हो जाएगा। अब ये मार्क्स कहते हैं कि भाई जब आने वाले समय में जब मजदूर और आपका उद्योग पूंजीपतियों का जब संघर्ष होगा तो मजदूर क्या कर लेंगे कि क्रांति करेंगे, और क्रांति करके क्या कर लेंगे कि उत्पादन के साधनों पे अपना कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, उत्पादन के साधनों पे अपना कब्जा कर लेंगे, और फिर क्या होगा, उद्योगों का केंद्रीयकरण कर दिया जाएगा, ठीक, ये कहते हैं मार्क्स। लेकिन बर्नस्टाइन कह रहे हैं नहीं गुरुजी, उद्योगों का केंद्रीयकरण नहीं हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है, मतलब ना विकेंद्रीकरण हुआ है। तो ऐसा कहते हैं इन्होंने मार्क्सवाद की तीन मान्यताओं पर क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। इसी को संशोधनवादी या विकासवादी समाजवाद कहा जाता है साथियों। फिर आता है फेबियनवाद। क्या होता है, फेबियन सोसाइटी भी कह सकते हैं। 1984 के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था, और ये जो है ना ये आपका मिल से बहुत प्रभावित है, ठीक है ना, अभी बताऊंगा मैं कैसे। तो पहले फेबियनवाद जो है इसका नाम क्यों पड़ा, तो एक रोमन सेनापति थे क्विटस फेबियन, वो क्या कहते थे कि हमें क्या करना चाहिए कि युद्ध के अंतर्गत हमें उपयुक्त क्षण का की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जैसे ही वो उपयुक्त क्षण आ जाए हमें क्या कर देना चाहिए, हमें क्या कर देना चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए पूरे पूरी ताकत के साथ। अब इसको जरा हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाए, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि भाई हम ये फेबियन सोसाइटी जो है ये कहाँ है, ब्रिटेन के अंदर है। तो वो कहते हैं कि हमें उपयुक्त समय का वेट करना चाहिए, मतलब वो टाइम जो हमारे अनुकूल हो, और जब वो हमारे पास अनुकूल टाइम आ जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर तो क्या था, पूंजीवाद था,
तो ये कह रहे हैं कि फेबियनवाद जो है समाजवाद की एक धारा है। वो कह रहे हैं हमें ऐसे समय का वेट करना चाहिए जो हमारे लिए उपयुक्त हो, और जैसे ही वो समय आएगा हम क्या कर देंगे, हम क्या बोलते हैं, सत्ता के ऊपर आक्रमण कर देंगे पूरी वेग के साथ। आक्रमण का मतलब हम उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे पूरी पावर के साथ, ठीक है ना। तो फेबियन समाज को ब्रिटेन में प्रजातांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। फेबियन धीरे धीरे, मतलब ये क्रांतिकारी तरीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, धीरे धीरे प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक देश है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक ऐसे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जब वो उसके लिए हमें कुछ, हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार और अंतरकरण की प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। घर घर जाके हम प्रचार करेंगे, लोगों को अपने अपने विचारों के बारे में लोगों को तैयार करेंगे, और जैसे ही लोग तैयार हो जाएंगे हम क्या कर लेंगे, ब्रिटेन पे अपना कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना, और वहां पे क्या होगी, फेबियनवाद की स्थापना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्रांतिकारी तरीके का प्रयोग नहीं करते, धीरे धीरे प्रजातांत्रिक तरीके का प्रयोग करके समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है ना। मार्क्स की तरह क्रांति नहीं करना चाहते। संवाद के प्रचार में बुद्धिजीवियों का हाथ था। इन बुद्धिजीवियों का मत था कि अंतर प्रवेश, ठीक है ना, मतलब प्रचार प्रसार आदि के माध्यम से मध्यम वर्ग के दिमाग में समाजवाद बिठाना। एक तरफ तो पूंजीवाद हो गया, एक तरफ तो मजदूर वर्ग हो गया, लेकिन बीच का जो मध्यम वर्ग था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता था। तो उनको क्या करना था, मजदूरों के फेवर में लेके आना था। तो उसके लिए इन्होंने अंतकरण या अंत प्रवेश का इन्होंने जो टेक्निक है उसका प्रयोग किया। फेबियनवादियों ने सारे विवाद की जड़ की पूंजी भूमि को माना, ठीक है ना। जैसे मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स तो भौतिक साधनों को देता है, उत्पादन के साधनों को मत देता है ना। ये क्या कहता है, ये भूमि भूमि को महत्व देता है, ठीक है ना। और इसी वजह से ये किसके निकट चला जाता है, ये मिल के पास चला जाता है, ठीक है ना। इसीलिए प्रेरणा स्रोत कौन है, ये मिल है, जिन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रमों को पर महत्व दिया बहुत। फेबियन आमूल परिवर्तनवाद और अनियंत्रित पूंजीवाद का भी विरोधी है, ठीक है ना। आमूल परिवर्तनवाद की पूरा का पूरा सब कुछ चेंज कर दिया जाए, पूरी व्यवस्था चेंज कर दी जाए, नहीं, इसका विरोधी है। और अनियंत्रित पूंजीवाद के भी विरोधी हैं। फेबियन ब्रिटेन की लेबर पार्टी का दार्शनिक आधार है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ब्रिटेन के लेबर पार्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फेबियनवाद से। फेबियनवाद के समर्थक है सिडनी वेव, ब्रिटिश वेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम ब्लास, जीडी एच कॉल और लास्की। और ये नाम ना याद कर रखो तो ये ब्रिटिश वेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जीडी एच कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको जरूर याद रखना। अब आता है श्रम संघवाद, सिंडिकेटलिज्म, ठीक है ना। यह फ्रांसीसी समाजवाद है जो फेबियनवाद का समकालीन है। एक तरफ जहां ब्रिटेन में फेबियनवाद था, वहीं फ्रांस में कौन सा श्रम संघवाद ने जन्म लिया। श्रम संघवाद श्रमिक संघ व मजदूर संघ के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई भाई मेन प्रॉब्लम क्या है, उत्पादन के साधनों पे पूंजीपति वर्ग का वो है ना, कब्जा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उद्योगों में, कारखानों में क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, बंद कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, आग के हवाले कर देंगे, मशीनों को खराब कर देंगे। और जब हम ऐसा कर देंगे तो कल कारखाने बंद हो जाएंगे। एक दो महीने के बाद क्या होगा कि पूंजीपति वर्ग कारखाने को, उद्योग धंधों को, मशीनों को छोड़ के चले जाएंगे। हम फिर इस पे कब्जा कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, फिर फिर हम इसको पूंजी जो श्रमिक वर्ग होगा वो इसको चलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन करना नहीं चाहते, ठीक है, ये सत्ता पे कब्जा करना नहीं चाहते। ये उत्पादन के साधनों पे, मशीनों पे, कारखानों पे, उद्योग धंधों पे कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये है श्रम संघवाद, ठीक है। ये राजनीतिक क्षेत्र में अराजकतावाद, ठीक है, राजनीतिक अराजकता और औद्योगिक क्षेत्र में सिंडिकेट का स्वामित्व स्वीकार करते हैं, निजी स्वामित्व नहीं, ठीक है। राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र होगा, आर्थिक क्षेत्र होगा ये। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं ये, इनको इनको राजनीति की सत्ता से कोई लेना देना नहीं, उद्योगों पे या धंधों पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। अब श्रेणी समाजवादी, जीडी एचकोल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सीधे पूछ लेते हैं। ये कहाँ कब आया, ये समाजवाद का विकास 1915 से 1925 के मध्य ब्रिटेन में हुआ। इस विचारधारा के समर्थक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं, और श्रेणी समाजवाद उद्योगों पर गिल्ड का नियंत्रण चाहते हैं। अब ये गिल्ड कौन होते हैं, ये जैसे जो राजा होता है या कोई शासक होता है ना, वो अलग अलग जो श्रेणियां होती हैं, जैसे व्यापारी हैं, ठीक है, शिक्षक हैं,
और आपका लोहार हैं, धोबी हैं, आपका इस तरह की जितने भी श्रेणियां बनी हुई हैं, ठीक है ना, उनके प्रतिनिधित्व को बुलाते हैं और फिर उनसे राय मशवरा करते हैं, उनसे उनके विचार लेते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। तो यही चीज जो होती है, इसी को ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, श्रेणी समाजवाद उद्योगों पर गिल्ड का नियंत्रण करते हैं। ये जो गिल्ड होते हैं ना, ये अपनी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होता है, गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये है आपका श्रेणी समाजवाद। अब जर्मन समाजवाद का है, ये फर्डिनेंड लासाल हैं। अब ये जो है, ये लोकतंत्र का एक रूप है। ये कहते हैं कि मजदूरों को लोकतांत्रिक तरीके से विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करना चाहिए और समाजवादी नीतियों को लागू करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे हम चुनाव लड़ेंगे, है ना, ये कहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत क्या होता है कि हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, अपनी नीतियों को, अपने विचारों को मजदूरों तक लेके जाएंगे, ठीक है, उनको उनको अपने फेवर में तैयार करेंगे। मतदान जब होगा, जब हम चुनाव जीतेंगे, जीत के विधानमंडल पे हम अपना बहुमत साबित करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और फिर समाजवादी नीतियों को लागू करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से क्या, प्रजातांत्रिक समाजवाद जैसा ही है, ठीक है। तो आप ये याद रखना। अब यूरो समाजवाद जो है, ये है कैरिलो और बर्लिगर हैं, ठीक है ना, यूरो समाजवाद के समर्थक बर्लिगर और कैरिलो हैं। यूरो साम्यवादी नागरिक की स्वतंत्रताओं का सम्मान, संसदीय प्रजातंत्र का समर्थक, क्रांति और अधिनायकत्व की बजाय शांतिपूर्ण उपायों का समर्थन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यूरो समाजवाद, ठीक है ना। यूरो मतलब आप यूरोप यूरोप देश आप देखते हो, तो यूरोप देश में क्या है, संसदीय प्रणाली, ज़्यादातर संसदीय प्रणाली है। वहाँ पे नागरिक स्वतंत्रताओं को महत्व दिया जाता है, ठीक है ना, और क्रांति और अधिनायकत्व का समर्थन नहीं किया जाता है, और शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को हल किया जाता है। तो ये है यूरो समाजवाद है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्व थे। अभी एक ये पीजीटी के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीजीटी के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सीएम जोड़ क्या कहते हैं, समाजवादी ऐसे टोप की तरह है जो सिर के अनुसार अपना आकार बदल लेता है, मतलब सबके सर पे सेट हो जाता है, कोई भी दल हो, कोई भी दल हो, ये हर कोई दल समाजवादी हो जाता है। भारत में कांग्रेस, ठीक है, आप देखोगे तो ये भी ये भी समाजवादी विचारधारा है इसके पास, ठीक है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सपा पार्टी है ना, तो वो भी अपने आप को समाजवादी वो कहती है। कम्युनिस्ट वाले जो हैं वो भी समाजवाद का समर्थन करते हैं। तो ये एक ऐसी ऐसी टोपी है कि हर कोई को जो भी हो, हर कोई पहन लेगा और सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कितने सारे लोग हैं, चाहे फेबियन समाजवाद है, चाहे आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है, स्वप्नलोकीय समाजवाद है, यूरो समाजवाद है, हर कोई समाजवादी विचारों को यूज कर रहा है। तो कैसे टोपी की तरह ऐसा टोपी है जिसे हर कोई पहन लेता है, या और ये हर किसी के सर पे फिट भी हो जाती है। और रेमजे में और क्या कहते हैं, समाजवाद गिरगिट के अनुसार रंग बदलने वाला है, ठीक है ना, कि मतलब समाजवाद ने इतने इतने रूप बदल लिए कि उसको कह रहा है कि गिरगिट, मतलब जैसे एक गिरगिट होता है, वो वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार से अपना रंग बदल लेता है। अगर गिरगिट अगर अगर पेड़ पौधों के बीच में रहता है तो हरे रंग का हो जाता है, ठीक है। अगर वो इनके दीवारों के आसपास रहता है तो उसका कलर भी दीवार के कलर जैसा हो जाता है ना। मिट्टी में रहता है तो मिट्टी जैसा कलर हो जाता है। तो वो समाजवाद भी ऐसे ही, भाई जैसा जैसी परिस्थितियां होगी उसी के अनुसार ये समाजवाद अपना रंग बदल लेता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई ये समाजवाद क्या क्या है। इसमें से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा ना, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि भाई निम्नलिखित मिलान करो, मिलान करने में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिलान करो, कौन किसका समर्थन करता है, ठीक है ना। आपका यूरो समाजवाद का समर्थन कौन करता है, जर्मन समाजवाद का समर्थन कौन करता है, श्रेणी समाजवाद, श्रम संघवाद, फेबियनवाद, विकासवादी समाजवाद, स्वप्नलोकीय समाजवाद, कौन किसका समर्थन करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर पीजीटी में बनेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि समलोकीय समाजवाद कौन है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रथम प्रयोग किसने किया, निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्वप्नलोकीय समाजवाद नहीं है, ठीक है। वो आपका रेमजे मेयर की डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे
बन सकता है। ठीक है ना? आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।